गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में। और जैसा कि अभी आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम लोग अपने इस वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वर्ल्ड फिजिकल मैप, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और वो हर एक चीजों को जानेंगे जो कि वर्ल्ड फिजिकल मैप से रिलेटेड होता है, वर्ल्ड मैप से रिलेटेड होता है। देखिए, हमने हमारे पहले की वीडियो में वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप के बारे में देखा, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। खास करके कंट्रीज का लोकेशन कहाँ पे होता है, किस पार्ट के वर्ल्ड में किस पार्ट की कौन सा कंट्री स्थित है, हर एक चीजों को हमने बहुत बारीकी से जाना। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज हमारे वीडियो को जाके एक बार रेफर कर सकते हैं, आपको बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी। देखिए, जब तक मैप आपके दिमाग में फिट नहीं होता है, आप ज्योग्राफी को अच्छे से नहीं जान सकते हैं। इसी के लिए किसी भी चीज में, ज्योग्राफी में किसी भी प्लेस के बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहला काम है कि वहां के मैप को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और जब हम लोग वर्ल्ड के बारे में जानना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड का पूरा मैप आपके दिमाग में होना चाहिए। खास करके वो इंपॉर्टेंट कंट्री जो अभी लाइमलाइट में चल रही है, किसी ना किसी कारण से सुर्खियों में बनी हुई है, हर उस कंट्री को जानना का वो हमें हमारा हेल्प मिलेगा वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप से। वर्ल्ड फिजिकल मैप में हम लोग समझेंगे कि किस कंट्री के अगल बगल में कौन सा सी है, कौन सा ओशन आता है, वर्ल्ड में कितने ओशंस होते हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ पे वो ओशंस स्थित है। उसके साथ ही साथ हम लोग हमारे इस वीडियो में स्टेट्स को भी देखेंगे। देखिए, स्टेट्स नॉर्मली दो कंट्री के बीच में देखा जाता है, या दो कंट्री में दो पार्ट्स अगर आइलैंड से सेपरेटेड है तो उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन रहता है, उसको हम लोग देखेंगे। जहां पर बहुत सारे कंट्रीज ट्रेडिंग करते हैं, शिप्स उसके थ्रू थ्रू ट्रेवल करती है। अल नीनो ला नीना क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे और कोशिश करेंगे हर उन चीजों को जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको बहुत बारीकी से याद करने के लिए। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला हम लोग अभी ये वीडियो में देखते हैं कि कौन कौन से ओशंस हैं जो कि हमारे वर्ल्ड के। देखिए, अगर नॉर्थ साउथ को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे वर्ल्ड में नॉर्थ साउथ भी करते करते ओशंस का संख्या बढ़ जाती है, लेकिन नॉर्मली हमारे हमारे वर्ल्ड में 5 ओशंस है। ठीक है, 5 ओशंस कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपको ओशन देखने को मिलता है, वो है पैसिफिक ओशन। ये पैसिफिक ओशन का एरिया है। ठीक है, अब ये पैसिफिक ओशन आपको इधर भी दिख रहा है और पैसिफिक ओशन आपको इधर भी दिख रहा है। क्योंकि हमारा वर्ल्ड एक ओवल शेप में है तो ये बिल्कुल इधर से उधर घूम करके ये आपको वापस वही मिलेगा। वो यहां से यहां आकर के घूम जा रहा है पूरा। ठीक है, तो ये अभी आपको इससे देखने को मिल रहा है। तो ये पैसिफिक ओशन हो गया, काफी बड़ा। आप बोल सकते हो कि सबसे बड़ा जो ओशन है वो पैसिफिक ओशन है। ये हो गया पैसिफिक ओशन। उसके बाद में यहाँ पर ऊपर में आपको आर्कटिक ओशन देखने को मिलता है। ये पोर्शन जो आपका है ये पूरा फैला हुआ है, यहां से लेकर के पूरा यहाँ तक ये आर्कटिक ओशन है। सेकेंड ओशन हो गया। थर्ड ओशन हमारा है ये अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन, ठीक है, ये अटलांटिक ओशन के एक साइड में आपको इधर यूएस का पार्ट देखने को मिलेगा और दूसरे साइड में ऊपर में आपको यूरोपियन कंट्रीज देखने को मिलेंगे, नीचे में आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट हमने यहां देखा, सेकंड यहां देखा, थर्ड ये हुआ, फोर्थ है हमारा इंडियन ओशन। ये हमारे इंडिया के काफी पास है ये इंडियन ओशन, ये फोर्थ हो गया। और फिफ्थ हो गया हमारा सदर्न ओशन, जो कि आपको इधर का अंटार्कटिका के पास आपको ये एरिया देखने को मिलता है। तो ये टोटल 5 ऐसे ओशंस हैं जो हमारे वर्ल्ड में है। अभी अगर आप इसको नॉर्थ साउथ में देखेंगे तो और ये बढ़ जाएगा। जैसे अगर आप पैसिफिक को देखते तो पैसिफिक नॉर्थ पैसिफिक ओशन हो जाता है, साउथ पैसिफिक ओशन हो जाता है। अटलांटिक ओशन को देखेंगे तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन। तो इस तरह से बहुत सारे बढ़ जाते हैं, लेकिन नॉर्मली ये 5 ही हैं। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा और कंट्री में जाते हैं और उसको बारीकी से देखने की कोशिश करते हैं कि अभी हम लोग कंट्री के पास में कौन कौन सा सीज है, कौन कौन सा ओशन किसके पास में आता है, इसको देखेंगे। थोड़ा सा अभी हम लोग मैप को जूम कर लेते हैं, प्लीज एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा जूम करते हैं और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखिए, जूम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा और मतलब इन डेप्थ देखने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सा ओशन कहां पर आता है, कौन कौन सा सीज कहां पर है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न में, जो हम लोग एक तरफ से इस मैप में जो देख रहे हैं, जो कि कनाडा यूएस के आसपास में देखने को मिलता है। देखिए, ऊपर वाला पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये आर्कटिक ओशन है। ये आर्कटिक ओशन ऊपर में पूरा का पूरा फैला हुआ है। ठीक है, अभी आर्कटिक ओशन के पास में
पर एक छोटा सा आइलैंड देखने को मिल रहा है जिसका नाम है विक्टोरिया आइलैंड। इंपॉर्टेंट है, देखिए जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उस पर आपको थोड़ा सा पॉइंट करूंगा, प्लीज उसको अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। वो आइलैंड कहां पर है? विक्टोरिया आइलैंड आपको कनाडा का थोड़ा सा ऊपर में देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरफ का जो एरिया है ये आपको देखने को मिलता है, ये यूएस का अलास्का का एरिया है, और ठीक उससे सटे हुए में ये पूरा का पूरा कनाडा है, ठीक है। अभी कनाडा के यहाँ पर नीचे में आपको थोड़ा सा, जब हम लोग नीचे के साइड में आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है हडसन बे। ये हडसन बे इंपॉर्टेंट है, और इसी हडसन बे के पास में आपको यहाँ पर एक स्ट्रेट देखने को मिल रहा है जो यहाँ से होते हुए क्रॉस कर रहा है। इसका नाम है हडसन स्ट्रेट। नाम याद रख सकते हैं, हडसन बे जो कि कनाडा के पास में है, उसी के नजदीक में है हडसन स्ट्रेट। ये एक हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा। अभी हम लोग थोड़ा सा और नीचे की तरफ चलते हैं, ठीक है। यहाँ कनाडा और यूएस के पास में आपको एक यहाँ पर लेक देखने को मिलेगा जिसका नाम है लेक सुपीरियर। ये आप इसको याद रख सकते हैं क्योंकि ये लेक सुपीरियर आपको कनाडा में भी आता है ये एरिया, और साथ ही साथ ये यूएस में भी आता है। मतलब दो जगह के बीच में ये लेक है, इसलिए के लिए ये लेक फेमस है, लेक सुपीरियर, ठीक है। प्लीज इसको याद रखिए, लेक सुपीरियर। अब हम लोग थोड़ा सा और नीचे उतरते हैं। जब हम लोग थोड़ा सा और नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर अपने को गल्फ ऑफ मैक्सिको देखने को मिलता है। जो मैक्सिको है ये नॉर्थ अमेरिका का जो सदर्न वाला पार्ट है उसका पार्ट है ये मैक्सिको, और मैक्सिको से सटी हुई ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। अभी यहां पर आपको एक स्टेट देखने को मिल रहा है युकाटन। ये युकाटन स्टेट यहां से यहां तक क्रॉस कर रहा है, ठीक है। इस युकाटन स्टेट, ये युकाटन स्टेट भी आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी इसमें क्वेश्चंस पूछ चुका है पहले भी। उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे जब हम लोग उतरते हैं तो यहाँ पर अपने को कैरेबियन सी देखने को मिलता है। कैरेबियन सी आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच वाला पोर्शन का आता है कैरेबियन सी। कैरेबियन सी के पास में आपको बहुत सारे छोटे 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 आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, जो कंट्रीज भी हैं वहां पर। जैसे डोमिनिकन रिपब्लिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जमाइका आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये जमाइका हो गया, ठीक है। ये अपना हमने देखा। अभी से थोड़ा सा हम लोग और नीचे उतरते हैं। जब थोड़ा सा हम लोग नीचे उतरते हैं तो यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है, ये कंट्री है वेनेजुएला। ये आपको यहाँ पे वेनेजुएला देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पर आपको कोलंबिया देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर ये पनामा पनामा कैनल है, ये आपको पनामा सिटी दिख रहा है, ठीक है। पनामा सिटी के पास में आपको यहाँ पे पनामा कैनल देखने को मिल रहा है, ये अभी हमने देखा। तो अब हम लोग थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ चलते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन है। ये लाइन जो आपको दिख रहा है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो हमारे इंडिया से भी होकर क्रॉस करता है। ये आपको इक्वेटर दिख रहा है। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि हमारे वर्ल्ड को लगभग पूरे के पूरे हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। वो इक्वेटर के नीचे में हमें मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो अभी हम लोग एक एक करके थोड़ा सा और नीचे उतर रहे हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। देखिए ये पोर्शन आपको यहाँ पर ये पेरू देखने को मिल रहा है, ये पेरू का एरिया हो गया। उसके नीचे जब हम लोग उतरते हैं तो यहाँ पर अपने को चिले का एरिया देखने को मिलता है। हमने देख चुका है हमारे वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप में कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री होता है ब्राजील। अब ब्राजील के बाद आता है ये अर्जेंटीना, ठीक है। और भी कंट्रीज है, पारागुआ और बोलिविया, दो ऐसे कंट्रीज हैं जो कि लैंडलॉक्ड कंट्रीज है साउथ अमेरिका में, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग ला नीना और अल नीनो के बारे में समझेंगे क्या होता है। देखिए क्योंकि हम लोग अभी इस एरिया को कवर कर रहे हैं, पेरू वाले एरिया को, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये जो एरिया है पेरू वाला एरिया, ये साउथ अमेरिका का वेस्टर्न साइड हो गया। इसके ठीक जब हम लोग इस तरफ में आते हैं, जब हम लोग बिल्कुल ही उसके अपोजिट साइड में जाते हैं तो यहाँ पर अपने को ऑस्ट्रेलिया का एरिया देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया, थोड़ा ऊपर जाएंगे तो एशिया, मतलब ऑस्ट्रेलेशिया हो जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ये इक्वेटर यहाँ पर पास में है तो यहाँ पर हमेशा का यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। तो क्या होता है यहाँ पर ट्रेड विंड्स ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। ट्रेड विंड्स कौन से ट्रेड विंड्स? वेस्टर्ली ट्रेड विंड्स, जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं। ये मैं आपको नॉर्मल सरकमस्टांसेस से बता रहा हूं, क्योंकि अल नीनो साल में हर साल नहीं आता है, वो एक बार 5 साल 7 साल में एक बार आता है। क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। ये भी हम लोग सिचुएशन देख रहे हैं नॉर्मल सिचुएशन में कि हर साल क्या होता है। ट्रेड विंड्स जो रहते हैं, ट्रेड विंड्स ये पेरू के कोस्ट से एशिया और ऑस्ट्रेलेशिया की तरफ ट्रैवल करते हैं। मान लीजिए ये यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल रहा है। तो ये जैसे ही ये ट्रेड विंड्स लेफ्ट से राइट को ट्रैवल कर सॉरी राइट से लेफ्ट को ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी गर्म जो पानी रहता है, हॉट वाटर रहता है, वो इस सब सारा का सारा हॉट वाटर इधर से इधर ट्रैवल कर जाता है, ठीक है। हॉट वाटर, हॉट वाटर जैसे ये हॉट वाटर ट्रैवल कर रहा है तो जो अंदर में जो कोल्ड वाटर है, इस एरिया के अंदर में जो कोल्ड वाटर है, वो कोल्ड वाटर फिर ऊपर उठता है, अपवेलिंग जिसको कहते हैं।
कोल्ड वाटर ऊपर उठता है। अभी कोल्ड वाटर जब ऊपर उठता है तो क्या होता है कि यहाँ का पानी कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और यहाँ का पानी गर्म है, हॉट है। इसका मतलब एक टेम्परेचर डिफरेंस होता है, यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, यहाँ का टेम्परेचर सॉरी यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। तो उसके कारण क्या होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है तो यहाँ का एरिया के ऊपर में एक क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, या इस एरिया के ऊपर में क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये नॉर्मल हमें कंडीशन में देखने को मिलता है, और ये क्लाउड्स फिर जो हमें हेल्प करते हैं, हमारे जो ऑस्ट्रेलिया में या एशिया में जब मानसून आते हैं वो उसमें हेल्प करते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन में हो गया। मैं एक चीज आपको और थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ कर देता हूँ कि ये जब अप वेलिंग हो रहा है ना, जो ठंडा पानी ऊपर आ रहा है, तो ये ठंडा पानी अपने साथ साथ में न्यूट्रिएंट्स को भी ऊपर लेकर के आ रहा है। तो न्यूट्रिएंट्स जब ऊपर आ रहा है पानी में तो उसको वो मछलियों के लिए काफी लाभदायक होता है। तो काफी मछलियां यहाँ पर आ जाती हैं इसको खाने के लिए, न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए। तो यहाँ पर फिशरीज का एक बहुत ही अच्छा स्कोप है, और बहुत ही बड़ा पैमाने में देखा जाता है कि यहाँ पे मछलियां मारी जाती है, ठीक है। तो ये हमने नॉर्मल कंडीशन देखा। अब हम लोग देखते हैं कि अल नीनो में एक्चुअली क्या होता है। जब अल नीनो आता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये ट्रेड विंड्स क्या होता है, थोड़ा धीमा हो जाता है, क्योंकि ये हर साल जाते रहता लेकिन ट्रेड विंड्स थोड़ा धीमा हो गया। तो धीमा होने के कारण क्या हुआ, इस तरफ पे जो आपका गर्म जो मौसम बना हुआ था वो ट्रेवल करता है वापस धीरे धीरे इधर, वो इधर ट्रेवल किया। इसका मतलब ये पूरा का पूरा एरिया गर्म हो जाता है, साथ ही ये एरिया भी गर्म हो जाता है। तो उससे क्या होता है, उससे बहुत ज्यादा यहाँ इस एरिया में बारिश होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश होती है। साथ ही साथ ये जो पेरुवियन कोस्ट है यहाँ पर भी बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश होती है। तो ये इसका एक असर पूरे के पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है, जहां पर मतलब अनटाइमली आपको ड्रॉट देखने को मिलेगा, सूखा आ जाएगा, फ्लड्स आ जाएगा, बाढ़ का सिचुएशन आ जाता है। तो मतलब वर्ल्ड का लगभग हर कंट्री में इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये अल नीना और ये ला नीना जस्ट इसका अपोजिट होता है। अल नीनो और ला नीना हम लोग हमारे आने वाले वीडियो में बहुत ही विस्तार से जानेंगे, क्योंकि अभी हम लोग पेरिवियन कोस्ट को कवर कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको अल नीनो और ला नीना के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं नीचे की तरफ, उतरते हैं। नीचे जब हम लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर अभी अपने को चीले देखने को मिल रहा है। ये चीले का एरिया हो गया, ये पूरा का पूरा यहाँ तक टिप तक ये जा रहा है, ठीक है। अर्जेंटीना हमने यहाँ पर देखा, ये अर्जेंटीना हो गया। अभी इसके और थोड़ा सा नीचे में आते हैं, जहां पर अपने को ये देखने को मिल रहा है सदर्न ओशन। तो सदर्न ओशन हमें अंटार्कटिका के पास देखने को मिल रहा है। आप इसको याद रख सकते हो, इसका नाम ही है सदर्न ओशन, इसका मतलब साउथ है ये, ठीक है। तो ये इसका एक तरह से लोकेशन आपको याद रखने में इजी होगा। यहां पर आपको एक देखने को मिल रहा है जिसको बोलते हैं पाक आइलैंड्स, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा एडमिनिस्ट्रेड बाय यूके है, यूनाइटेड किंगडम के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है, लेकिन इसको क्लेम करता है अर्जेंटीना। ये अर्जेंटीना का एरिया हो गया, अर्जेंटीना इसको क्लेम करता है, लेकिन इसको अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये हमने देखा। अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं। एक सीक्वेंस से जब हम लोग किसी चीजों को देखते हुए नीचे आते हैं तो वो चीजें हमारे दिमाग में अच्छे तरीके से आएगी। तो ये जो भी हम लोग देख रहे हैं ये पूरा का पूरा अटलांटिक ओशन हो गया, ये पूरा का पूरा अटलांटिक ओशन। एक साइड में इधर पे आपको यूएस कंट्रीज देखने को मिलेगी, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। इस साइड में आपको यूरोपियन कंट्रीज ऊपर में, और नीचे में आपको अफ्रीकन कंट्रीज देखने को मिलेगी। ये अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नीचे साउथ अटलांटिक ओशन। देखिए इसी अटलांटिक ओशन के ऊपर में एक ट्रीटी बना हुआ है नाटो, जिसको बोलते हैं NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएस के साइड से, यूएस और उसके अलाइज के लिए है। तो पहले काफी ज्यादा इफेक्टिव हुआ करता था ये नाटो, उसके बाद तो फिर अब कुछ भी नहीं दिखता इसके बारे में। तो अभी हम लोग देखते हैं फिर वापस ऊपर से, अभी हम लोग आते हैं, ये आपको यहाँ पे ग्रीनलैंड देखने को मिल रहा है जो कि आर्कटिक ओशन के पास में आता है, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको आइसलैंड देखने को मिल रहा है, आइसलैंड। देखिए ये जो एरिया है ना, ये मतलब सालों भर ये एरिया आपको बर्फ से ढका हुआ देखने को मिलेगा। आर्कटिक ओशन के पास में जो एरिया है, ग्रीनलैंड का काफी ज्यादा एरिया, जो कि अभी मतलब अभी रिसेंट टाइम में जो हमारा वर्ल्ड का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, बहुत सारे आइसबर्ग्स है जो कि पिघल रहे हैं, और इतनी तेजी से पिघल रहे हैं कि मतलब उसको रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये इसका पिघलना पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है, एक रेड सिग्नल है। क्योंकि छोटे छोटे जो भी हम लोग आइलैंड्स देख रहे हैं ना, जैसे ही ये बर्फ पिघलेंगे, हमारा जो ओशन है, जो वाटर है, ओशन का वाटर है, उसका लेवल बढ़ जाएगा। उसका लेवल बढ़ने से क्या होगा, जो छोटे छोटे जो आइलैंड्स है वो सब धीरे धीरे पानी में डूब जाएंगे। तो इस सब को संभाले रखने के लिए हमें मतलब हर एक कंट्री को इसको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़े नहीं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़े नहीं, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये है आयरलैंड।
और ये आयरलैंड के बगल में आपको देखने को मिल रहा है यूनाइटेड किंगडम, लंदन यहाँ नीचे में है। तो ये आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम लंदन के बीच में एक छोटा सा अपने को स्ट्रेट देखने को मिल रहा है, स्ट्रेट जैसा ही है आप बोल सकते हो। इसका नाम है नॉर्थ चैनल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉर्थ चैनल, जो कि आयरलैंड और लंदन को डिफ्रेंशिएट करता है, अलग अलग करता है। ठीक है, अभी हम लोग उसके ऊपर थोड़ा सा आते हैं। यहाँ पर अपने को नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड देखने को मिल रहा है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इसको बोलते हैं, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। इसके बीच में आपको गल्फ ऑफ बोलीविया आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ध्यान रखने का है ये। अभी यहां पर आपको देखने को मिल रहा है नॉर्थ सी, जो कि लंदन, यूनाइटेड किंगडम और ओस्लो के बीच में है, नॉर्थ सी। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बोल सकते हैं, याद रख सकते हैं। थोड़ा सा जब नीचे उतरते हैं तो अपने को यहाँ पे फ्रांस देखने को मिल रहा है। ये फ्रांस हो गया, फ्रांस के नीचे में स्पेन हो गया, उसके लेफ्ट हैंड साइड में पोर्तुगल हो गया। अभी स्पेन और मोरक्को, ये जो पॉइंट है, स्पेन और मोरक्को के बीच में एक स्ट्रेट अपने को देखने को मिलता है, इसका नाम है गिब्राल्टर स्ट्रेट, जिसको एडमिनिस्ट्रेट करता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। स्पेन और मोरक्को के बीच में एक स्ट्रेट है, गिब्राल्टर स्ट्रेट। अभी ठीक इसके जैसे ही हम लोग राइट साइड में आते हैं, अपने को यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलता है। ये मेडिटेरेनियन सी ऊपर में यूरोपियन कंट्रीज और नीचे में अफ्रीकन कंट्रीज को डिफरेंशिएट करता है, ये ध्यान रखिएगा। दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में आता है ये मेडिटेरेनियन सी। अभी मेडिटेरेनियन सी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे हमारे अगले वीडियो में, मेडिटेरेनियन सी के बारे में, ब्लैक सी के बारे में, कैस्पियन सी के बारे में। तो ये मेडिटेरेनियन सी देखा। अभी मेडिटेरेनियन सी के बाद में आपको यहाँ पर एक छोटा सा आपको एक स्ट्रेट देखने को मिलता है, जिसका नाम है ओट्रांटो स्ट्रेट। ठीक है, ये इटली के पास में आपको देखने को मिलता है, ओट्रांटो स्ट्रेट। ठीक, ये जो है रेड वाला, ये ओट्रांटो स्ट्रेट है, इटली के पास में। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा राइट हैंड साइड में आते हैं, ब्लैक सी। देखिए, बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ब्लैक सी हो गया, कैस्पियन सी हो गया, रेड सी हो गया, इन सभी सीज के अगल बगल में कौन कौन सा ऐसा कंट्री है जो इसको टच करता है। तो इसको जानने का बहुत ही एक ईजी सा तरीका है। मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। प्लीज इस एग्जाम्पल को अपने दिमाग में अच्छे से विजुअलाइज कीजिए। आपको सुनने में और विजुअलाइज करने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन प्लीज इसको विजुअलाइज कीजिए, क्योंकि आप जितना अजीब सोचेंगे उतना ही ज्यादा देर के लिए कोई भी चीज आपके दिमाग में याद होती है। ठीक है, तो मैं इस ब्लैक सी को से रिलेटेड कौन कौन से कंट्रीज है जो इसको टच करता है, उसको थोड़ा सा एक एग्जांपल देके आपको समझाना चाहता हूं। ये हो गया आपका ब्लैक सी। ठीक है, अभी देखिए ब्लैक सी के नीचे में आपको टर्की देखने को मिल रहा है। इसका मतलब टर्की का जो एरिया है वो ब्लैक सी को टच करता है। अभी आप देखिए ब्लैक सी आपके घर के अगल बगल में, आप जस्ट विजुलाइज कीजिए इस चीज को, लेकिन विजुलाइज जरूर कीजिए। आपके घर के अगल बगल में ध्यान दीजिए कि बहुत बड़ा सा एक तालाब है, पॉन्ड जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ा सा पॉन्ड है। उसका पूरा का पूरा पानी ब्लैक हो चुका है गंदगी के कारण। इतना गंदा हो चुका है कि कोई इंसान उसके ऊपर में इजिली चल सकता है। मतलब आप समझ रहे हो कि पानी के ऊपर में कोई इंसान चल सकता है, इतना गंदा, इतना डेंसिटी उसका ज्यादा है। तो अभी आप उसको विजुलाइज करो कि आप ही उसके ऊपर चल रहे हैं या कोई है जो उसके ऊपर चल सकता है। तो अभी क्या हुआ, टर्की, जैसे मैं ये वर्ड सुनता हूं ना टर्की, मेरे दिमाग में ट्रक आता है। ट्रक आप लोग जानते होंगे, जो गुड्स कैरी करता है, ट्रक। तो अभी आप देखिए कि एक बंदा है जो ट्रक चला रहा है, ट्रक चला चला करके उस पॉन्ड के ऊपर में चला गया जो आपके घर के पास में है, और वो डूबा नहीं। उसका चक्का कायदे से पूरा का पूरा पानी के ऊपर में ट्रेवल कर रहा है, चल रहा है वो ट्रक उसके ऊपर में, क्योंकि वो इतना गंदगी से भरा हुआ है, एकदम काला हो चुका है उसका पानी, पूरा का पूरा काला। तो ट्रक ट्रक उसके ऊपर में चल रहा है। अभी क्या हुआ, ट्रक जैसे ही वो आगे बढ़ा रहा है, उसको दिखा नहीं, आगे जाते जाते उसको एक झाड़ी दिखा। झाड़ी को आप रिलेट कर देखिए, उसके जो जो नेक्स्ट कंट्री है जो ब्लैक सी को टच कर रहा है वो है जॉर्जिया। तो जॉर्जिया से मेरे दिमाग में आता है झाड़ियां। तो मतलब झाड़ी जो था ना, बुशेस, वो झाड़ी में जाकर के वो ट्रक उसका घुस गया, उसको दिखा नहीं, वो घुस गया। बेचारा बड़ा परेशान, उसको निकालने के लिए वहां से निकल ले रहा है, नहीं निकल रहा है। नहीं निकलते निकलते जॉर्जिया के पास के बाद जो नेक्स्ट कंट्री आता है जो ब्लैक सी को टच कर रहा है, वो है रशिया। वो रशिया, रशिया सुनने में आता है ना, रसिया, रुसिया मतलब रुस गया, अपसेट होना। तो जब वो ट्रक उसके झाड़ी से नहीं निकला तो वो अपसेट हो गया, वो रुस गया। तो रुसने से आपके दिमाग में आएगा रशिया। आप प्लीज इन सभी चीजों को विजुलाइज कीजिए। उस इंसान को देखिए, देखिए उस ट्रक का कलर क्या है, देखिए कितना बड़ा सा ट्रक है, झाड़ी कैसा, सब कुछ एक एक झटके में विजुलाइज कीजिए। उसके बाद में वो रुस गया, उसके बाद रुसते रुसते वो बेचारा अपसेट हो गया, क्या करें। फिर उसका दिमाग में आया कि कुछ और उपाय करते हैं। तो रशिया के बाद जो नेक्स्ट कंट्री है जो ब्लैक सी को टच करता है वो है यूक्रेन। तो यूक्रेन से मेरे दिमाग में आता है क्रेन, जो बड़ी सी गाड़ी रहती है ना, जो दूसरा गाड़ी कभी कहीं फंस जाता है उसको निकालने का काम आता है। तो उसके दिमाग में आया यार क्यों ना हम क्रेन मंगाएं, क्रेन मंगा के अपना ट्रक को यहाँ से निकालें। वो क्रेन मंगाया, तो क्रेन, देखिए क्रेन आया, क्रेन उसका ट्रक को खींच रहा है, उससे आपके दिमाग में यूक्रेन आएगा। ठीक है, अभी यूक्रेन के बाद जो नेक्स्ट कंट्री आता है जो टच करता है ब्लैक सी को, वो है रोमेनिया। आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है रोमेनिया।
तो अभी रोमेनिया से आप ये देखिए कि क्रेन मंगाने पर भी उसका काम नहीं हुआ, वो बेचारा बैठ करके रोने लगा। रोमेनिया, रोमेनिया से वो रो रहा है, ठीक है, वो बैठ के रो रहा है, आप देखिए बेचारा का आंख से आंसू निकल रहा है, वो रो रहा है, रोमेनिया। उसके बाद सोचते सोचते क्या हुआ, उसके दिमाग में एक और आया चीज, वो क्या आया, अभी रोमेनिया के बाद में जो नेक्स्ट कंट्री है जो ब्लैक सी को टच करता है, वो है बल्गेरिया। तो अभी बल्गेरिया से मेरे दिमाग में आता है बुल, जो होता है ना सांड, बुल, बुल्लक कार्ट्स जो होते हैं। तो इसके दिमाग में आया यार क्रेन से नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं बुल्स को मंगाता हूँ, हट्टा कट्टा बुल्स आएगा, वो मिलकर के टानेगा। तो वो फाइनली टाना और उसका ट्रक वहां से निकल गया। तो आप इस चीज को जब विजुलाइज कर रहे हो अपने दिमाग में, तो बिलीव कीजिए आप अगला 2-3 साल तक, 4 साल तक इस चीज को नहीं भूलिएगा कि कौन कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि ब्लैक सी को टच कर रहा है। ब्लैक सी से रिलेटेड कोई भी आपको ऑप्शन दिया जाता है एग्जाम में, प्रीलिम्स में खास करके, तो आप बकायदा बहुत इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हो कि कौन कौन सा ऐसा कंट्री है। तो इसी तरह से हम लोग हमारे आने वाले वीडियो में ना, ये कैस्पियन सी को कौन सा टच कर रहा है, रेड सी के साथ में, मतलब बहुत सारे जो भी इंपॉर्टेंट सीज हैं, ओशंस हैं, उस सभी चीजों को हम लोग कवर करेंगे याद करने के लिए, इसकी याद कैसे किया जाता है। प्लीज इस चीज को अपने घर में भी आप ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये अभी मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया कि हम लोग कंट्रीज को कैसे याद कर सकते हैं जो कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी की सी के बगल में आते हैं। तो ये हो गया ब्लैक सी, ब्लैक सी के राइट हैंड साइड में अपने को दिख रहा है ये कैस्पियन सी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सी, कैस्पियन सी खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके नीचे में ये आता है मेडिटेरियन सी। अभी मेडिटेरियन सी के पास में यहाँ पर आपको एक एरिया देखने को मिल रहा है, ये है स्विस कनाल। ये स्विस कनाल है, ठीक है। ये कनाल जो है ये मेडिटेरियन सी को रेड सी से एक तरह से आप बोल सकते हो कनेक्ट करता है। तो बहुत ही फेमस है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में यहाँ से ट्रेडिंग्स की जाती हैं, जो गुड्स होते हैं वो ट्रेवल करते हैं शिप के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर ही छोटा सा आपको यहाँ इजराइल देखने को मिलता है, ये इजराइल हो गया। यहाँ पर आपको डेड सी देखने को मिलता है, डेड सी आपको जॉर्डन और इजराइल के बीच में है डेड सी। वहाँ का पानी इतना सॉल्टी है कि इंसान उस पानी के ऊपर में तैरता है, तैरता मतलब चलता भी है, जिसको तैरने नहीं भी आता है वो आराम से सो सकता है, इतना सॉल्टी है वहाँ का पानी डेड सी का, इसी के लिए उसका नाम दिया मृत सागर, ठीक है, जो कि इजराइल और जॉर्डन के बीच में आता है। अभी हम लोग थोड़ा सा उससे नीचे उतरते हैं तो यहाँ पर अपने को रेड सी देखने को मिलता है, रेड सी, लाल पानी। ये रेड सी किस किस कंट्री के बीच में आता है, एक तरफ आप देख पा रहे हो कि सऊदी अरेबिया है, दूसरे तरफ ऊपर के एरिया में इजिप्ट है, और नीचे के एरिया में सूडान है, और यहाँ पर बीच में आपको छोटा सा एक इरिट्रिया देखने को मिलता है, इरिट्रिया का एरिया यहाँ तक आता है। ये जिबौटी हो गया, उस वहां से जैसे ही ये क्रॉस करता है ये गल्फ ऑफ एडन आपको यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है, गल्फ ऑफ एडन, ये हो गया गल्फ ऑफ एडन। और ये ठीक यहाँ से आपको यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम लोग राइट साइड में आते हैं तो यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ ओमान देखने को मिलता है, गल्फ ऑफ ओमान। अभी ये जो एरिया है ये पार्शियन गल्फ हो गया, पार्शियन गल्फ हो गया सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में, ये हो गया पार्शियन गल्फ, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में। अभी ये जो आपको स्ट्रेट देखने को मिल रहा है जो पर्शियन गल्फ से होते हुए गल्फ ऑफ ओमान में आ रहा है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि पर्शियन गल्फ से होते हुए गल्फ ऑफ ओमान में आ रहा है। अभी जैसे ही हम लोग वहां से बाहर निकलते हैं इसका मतलब हम लोग अरेबियन सी में पहुंच चुके हैं। ये अरेबियन सी का नाम इसी के लिए पड़ा है क्योंकि ये अरेबियन कंट्रीज के पास में है, अरेबियन सी, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा नीचे उतरते हैं, जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर अभी आपको देखने को मिल रहा है, ये हम लोग अफ्रीकन कंटिनेंट में है। यहाँ पर आपको एक देखने को मिल रहा है लेक विक्टोरिया। नाम प्लीज याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक विक्टोरिया, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ये लेक विक्टोरिया आपको अफ्रीकन कंटिनेंट्स के दो कंट्रीज के, एक तो ऊपर में युगांडा देखने को मिल रहा है और नीचे में यहाँ पर आपको बुरुंडी ये आ रहा है, तंजानिया के अंदर में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये लेक विक्टोरिया प्लीज नाम याद रखिए, एशियन कंटिनेंट का पार्ट है ये, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ से नीचे थोड़ा सा और उतरते हैं, यहाँ पर आपको ये मेडागास्कर देखने को मिल रहा है। ये एक आइलैंड है जो अफ्रीकन कंटिनेंट के पास है, नाम याद रख सकते हैं। इसके बगल में आपको ये आइलैंड देखने को मिल रहा है, सिसिल्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसका इसका आप एग्जैक्ट लोकेशन बिल्कुल याद रख सकते हैं, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बना के दिया जाता है सिसिल्स से, ठीक है। मॉरिशस यहाँ पर आ गया, तो इसके ये अभी हम लोग जस्ट एक छोटा सा एरिया को देख ले रहे हैं कि यहाँ पर क्या है। नीचे उतरते हैं तो नीचे में हमें यहाँ पर फिजिकल मैप में बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है, ये पॉलिटिकल मैप का में हम लोग ने काफ़ी सारा कंट्रीज को यहाँ पर कवर किया। अब हम लोग वापस ऊपर चलते हैं, फिर हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक। ऊपर आते हैं तो ये अपने को रशिया देखने को मिल रहा है, रशिया काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। रशिया में यहाँ पर आपको एक देखने को मिल रहा है जिसको देखते हैं लेक बाइकल, ये रशिया के अंदर में आता है, लेक बाइकल। इसका लोकेशन प्लीज याद रखिए, ठीक है, लेक बाइकल रशिया के अंदर में आता है। थोड़ा सा नीचे उतरते हैं, आपको यहाँ पर बड़ा सा एरिया में चाइना फैला हुआ दिख रहा है, ये अपने का पूरा आपको यहाँ हिमालय दिख रहा है,
ठीक है, ये इधर हिमालय हो जाता है। फिर यहाँ पर आप जब आते हैं अपने हमारे हमारे इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, अरावली हिल्स इधर पर आपको देखने को मिलता है, जो राजस्थान के साइड में आपको देखने को मिल रहा है। इधर पर ईरान ईरान वगैरह तो हम लोग देख ही चुके हैं, ये अरेबियन सीज हो गया, ये हमने यहाँ तक कवर किया। अभी हम लोग थोड़ा सा राइट हैंड साइड में आते हैं। राइट हैंड साइड में आपको जस्ट इंडिया के नीचे में श्रीलंका देखने को मिल रहा है। ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है जिसका नाम है पाक स्ट्रेट। इसको बोलते हैं PALK, पाक स्ट्रेट। नाम याद रखिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा राइट हैंड साइड में आते हैं। थोड़ा सा राइट हैंड साइड में अभी अपने को देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये हो गया थाईलैंड का एरिया, ये थाईलैंड हो गया, और ये हो गया मलेशिया, ट्रूली एशिया। ठीक है, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में यहाँ पर एक स्ट्रेट क्रॉस करता है, जो कि बहुत ही फेमस स्ट्रेट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे शिप्स क्रॉस करते हैं, गुड्स लेकर के जाते हैं। इसका नाम है मलाका स्ट्रेट, मलाका स्ट्रेट। ठीक है, नाम याद रखिए। उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे यहाँ पर इंडोनेशिया जकार्ता के पास में सुंडा स्ट्रेट अपने को देखने को मिलता है, सुंडा स्ट्रेट। ठीक है, नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हम लोग राइट हैंड साइड में आते हैं, ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया का एरिया हो गया। इंडोनेशिया थोड़ा सा जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर अपने को ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल रहा है, जो हम लोग शुरू में बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया, और इसके इस तरफ वाला पोर्शन में यूएस आ जाता है, वो अल नीनो ला नीना वाला एरिया में। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। अभी ऑस्ट्रेलिया के पास आपको यहाँ पर ये कोरल सी आइलैंड देखने को मिलता है, प्लीज इसको याद रखिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया इतना ज्यादा कोरल रिफ से भरा हुआ है, इसी के लिए इसका नाम कोरल सी आइलैंड दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया का ये एरिया पूरा का पूरा कोरल सी से भरा हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा राइट हैंड साइड में और आते हैं, और थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है न्यूजीलैंड, ये हो गया न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में आप ध्यान दीजिए, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यहाँ आता है तस्मान सी। नाम याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, बट नाम याद रखिए, तस्मान सी। ठीक है, और ये न्यूजीलैंड एक्चुअली आपको दो पार्ट में देखने को मिल रहा है, एक हो गया ऊपर का, एक हो गया नीचे का। इन दोनों को जो स्ट्रेट कनेक्ट करता है उसका नाम है कुक स्ट्रेट। ठीक है, सॉरी, कुक स्ट्रेट, नाम याद रखिए, कुक स्ट्रेट न्यूजीलैंड में नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट को कनेक्ट करता है। अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं। ऊपर जब हम लोग आते हैं तो यहां पर अपने को पापुआ गुएना देखने को मिल रहा है, ये सोलोमन आइलैंड है, सोलोमन आइलैंड, प्लीज याद रखिए नाम। ठीक है, सोलोमन आइलैंड से जब हम लोग ऊपर उठते हैं तो यहां पर अपने को ये पलाव होते हुए अपने को फिलीपींस तक आते हैं। ये फिलीपींस का पूरा एरिया है, इसको प्लीज याद रखिए। किसके नजदीक में आता है? ये मलेशिया के नजदीक में आता है ज्यादा। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि मलेशिया के नजदीक आता है या थाईलैंड के नजदीक आता है, तो ये मलेशिया के ज्यादा नजदीक आता है। फिलीपींस से जब हम लोग ऊपर की तरफ उठते हैं तो अपने को ये चाइना का एरिया दिख रहा है। चाइना से जस्ट थोड़ा सा राइट हैंड साइड में अपने को ये दो कंट्रियां देखने को मिलता है। ऊपर वाला हो गया नॉर्थ कोरिया, जिसका कैपिटल है प्योंगयांग, और नीचे का हो गया साउथ कोरिया, जिसका कैपिटल है सियोल। ठीक है, अभी कोरियन कंट्रीज और चाइना के बीच में एक सी आता है जिसका नाम है येलो सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिए, येलो सी। और कोरियन कंट्री के ठीक राइट हैंड साइड में आता है ये जापान। अभी कोरियन कंट्री और जापान के बीच में एक सी आता है जिसका नाम है सी ऑफ जापान। ठीक है, अभी थोड़ा सा जैसे हम लोग नीचे उतरते हैं तो यहां पर आता है ईस्ट चाइना सी। इसके जब हम लोग और नीचे उतरते हैं, वियतनाम के पास में आते हैं, तो यहां पर आता है साउथ चाइना सी, जो कि एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है, क्योंकि वियतनाम क्लेम करता है ये उसका एरिया है और चाइना क्लेम करता है कि ये उसका एरिया है। तो ये चाइना हर एक जगह में अपना टांग अड़ाते रहता है, हर एक कंट्री में वो मतलब परेशान करके रखता है सभी को, उसका यही एक सिंपल सा मोटो है। ठीक है, ये अभी हमने देखा साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी को। अब हम लोग थोड़ा सा राइट हैंड साइड में चलते हैं। यहां पर आपको एक मार्शल आइलैंड देखने को मिल रहा है, नाम याद रखिए, मार्शल आइलैंड पैसिफिक ओशन में आता है। ठीक है, मार्शल आइलैंड। अब हम लोग थोड़ा सा और ऊपर आते हैं। थोड़ा सा जब हम लोग ऊपर आ रहे हैं तो यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन का ही पार्ट है। देखिए, ये जो आपको एरिया देखने को मिल रहा है ये रशिया का एरिया है, ये वाला। ये वापस से राउंड होकर के ये उधर जब चला जाता है तो ये उधर जाकर के यूएस का पार्ट से के नजदीक आ जाता है। तो ये जो बीच में जो एक लाइन आता है, जो स्ट्रेट आता है, जो रशिया को और यूएस को सेपरेट कर रहा है, उसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरिंग स्ट्रेट, जो रशिया को और यूएस को सेपरेट कर रहा है वो स्ट्रेट। ठीक है,
तो ये अभी तक हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जाना, वर्ल्ड फिजिकल मैप को जाना, पॉलिटिकल मैप को हमने हमारे पहले के वीडियो में कवर कर चुका है। तो प्लीज उसको भी आप रेफर कर सकते हैं अगर आपने उसको रेफर नहीं किया है तो। और इसी तरह से हम लोग हमारे आने वाले वीडियो में कोशिश करेंगे कि जितना भी तरह का मैप है उसके पूरे के पूरे पार्ट को अच्छे से अपने दिमाग में उतार लें, और ताकि एग्जाम में इस मैप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहे वो हमारे दिमाग से छूटे नहीं। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सीज कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन सा सी के बगल में कौन कौन सा कंट्रीज आता है, जैसे हमने ब्लैक सी के केस में देखा। हम लोग हमारे आने वाले वीडियो में इस तरह का और भी चीजों को देखेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को उसका बेनिफिट हो सके, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो मैं बनाऊं तो उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।